अब हमारा टॉपिक है टॉर्क। तो टॉर्क की डेफिनेशन हम इस तरह से करते हैं कि द टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ अ फोर्स, द टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ अ फोर्स इज़ कॉल्ड टॉर्क। किसी भी बॉडी में रोटेशन पैदा करने के लिए जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, उस फोर्स का उस बॉडी में कितना रोटेशन पैदा करने का असर है, या वो फोर्स कितना बॉडी में रोटेशन पैदा कर सकती है, तो इस ख़ासियत को हम कहते हैं टॉर्क। टॉर्क दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। टॉर्क डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। नंबर वन, the magnitude of force, जिसको सिंबल हम देते हैं F, और इसी तरह से दूसरा जो फैक्टर है वो है मोमेंट आर्म। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिन पर टॉर्क का असर होता है। फोर्स के बारे में आप जानते हैं कि फोर्स दरअसल किसी भी बॉडी में स्टेट चेंज करने के लिए हम अप्लाई करते हैं। अब ये जो दूसरा फैक्टर है मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन हम यहाँ लिख लेते हैं कि मोमेंट आर्म इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, it is the perpendicular distance between the axis of rotation, between the axis of rotation and the line of action of force। तो मोमेंट आर्म दरअसल वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान होता है। अब मोमेंट आर्म को और बेहतर अंदाज से समझने के लिए हम एक व्हील की एग्जांपल लेते हैं कि ये एक व्हील है और हम इस व्हील को फिक्स कर देते हैं सेंटर से, ताकि ये इस सेंटर के गिर्द घूम सके। अब इस व्हील को घुमाने के लिए हम मुख्तलिफ़ पॉइंट्स ले लेते हैं। पहला हमारा पॉइंट है पॉइंट ए, यानी हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इसमें कितनी रोटेशन पैदा हो रही है। फिर इसी तरह से एक यहाँ पॉइंट ले लिया बी, और एक पॉइंट हमने ले लिया सेंटर से करीब पॉइंट सी। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये व्हील अपने सेंटर के गिर्द घूम सकता है, तो पॉइंट ए पर जब फोर्स लगाएंगे तो पॉइंट ए पर फोर्स लगाने से इस व्हील में रोटेशन सबसे ज़्यादा पैदा होगी। इसी तरह से बी में उससे कम होगी और सी में उससे ज़्यादा कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेंटर है, दरअसल सेंटर से जिस पॉइंट पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी अगर आपका ये पॉइंट है पॉइंट ए, तो इस पॉइंट ए पर जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस पॉइंट के साथ साथ जो लाइन बनेगी, इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और ये जो सेंटर है, इस सेंटर से जो एक इमेजिनरी लाइन हम गुजारते हैं जिसको हम एक्सिस कहते हैं, तो इस सेंटर से जो लाइन पास हो रही होगी ये कहलाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जहाँ पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस फोर्स वाले पॉइंट के साथ जो एक लाइन बनेगी, इस लाइन को हम कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो दरअसल जब मोमेंट आर्म हम डिफाइन करते हैं, तो मोमेंट आर्म दरअसल एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जिसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म। तो अब आपने ये देखा कि टॉर्क दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एक फोर्स और एक मोमेंट आर्म। तो इसीलिए अगर हम टॉर्क का फार्मूला लिखते हैं, तो टॉर्क का फार्मूला हम लिखते हैं टॉ, ये टॉर्क का सिंबल है
जो कि टी की तरह है, तो टॉ इज इक्वल्स टू एफ क्रॉस आर। क्रॉस यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है, तो टॉर्क की डेफिनेशन हम ये भी कर सकते हैं कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज कॉल्ड टॉर्क। अगर टॉर्क की डायरेक्शन की हम बात करें तो टॉर्क की डायरेक्शन मालूम करने के लिए चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स में हमने ये देखा था कि द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट टॉर्क है, तो द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल, इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो टॉर्क की डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं। अब इसके बाद अगर यहाँ से हम इसका यूनिट निकालना चाहें तो SI यूनिट ऑफ टॉर्क, तो इस फॉर्मूले के लिहाज से टॉर्क का अगर यूनिट बनाएं तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और मोमेंट आर्म डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एंगुलर मोमेंटम। तो जिस तरह चैप्टर 3 में हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, तो लीनियर मोमेंटम था एक ऐसी बॉडी के लिए जो स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही हो, लेकिन अब अगर एक ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है यानी किसी सर्किल पे मूव करता है, तो उस ऑब्जेक्ट के मूव करने में जो मोशन की मिकदार है उसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ हम इस तरह से करते हैं कि व्हेन अ बॉडी इज रोटेटिंग, when a body is rotating, the quantity of motion in the body is called angular momentum, is called angular momentum। एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एल का सिंबल यूज़ करते हैं। तो दरअसल जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है वो है P क्रॉस R, और यहाँ पर P जो है वो लीनियर मोमेंटम है, P इज इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम, और R रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जिस रेडियस जिस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो दरअसल इस आर्क से हम शो करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है P क्रॉस R। एंगुलर मोमेंटम की अगर हम वेक्टर के लिहाज से डेफिनेशन करें तो वो ये बनेगी कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। और जिस तरह टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट था फोर्स और मोमेंट आर्म का, इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम भी क्रॉस प्रोडक्ट है लीनियर मोमेंटम और रेडियस का। तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हम हमेशा उसी तरह से मालूम करते हैं राइट हैंड रूल से। तो यहाँ पर भी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन राइट हैंड रूल के तहत मालूम करते हैं। इसके बाद अगर हम एंगुलर मोमेंटम का SI यूनिट निकालना चाहें तो SI यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का SI यूनिट निकालने जा रहे हैं। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है L इज इक्वल्स टू P यानी लीनियर मोमेंटम और R रेडियस। तो P लीनियर मोमेंटम है और P का SI यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड, और R रेडियस है जिसका यूनिट होता है मीटर। तो अगर हम SI यूनिट निकालने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम का, तो P का यूनिट है न्यूटन सेकेंड और इसके साथ R का यूनिट मीटर।
तो अब अगर न्यूटन मीटर को हम एक साथ कर लें तो न्यूटन मीटर, अगर आप वर्क का फॉर्मूला देखें तो वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू डी, F फोर्स और इसका यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट मीटर। तो न्यूटन मीटर दरअसल इक्वल होता है जूल के और जूल वर्क का यूनिट है। तो इस इक्वेशन में जो न्यूटन मीटर एक साथ लिखा हुआ है ये इक्वल हो जाएगा जूल के। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर मोमेंटम का जो सही SI यूनिट है वो है जूल सेकेंड। जिस तरह हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अब चूँकि हम बात कर रहे हैं रोटेशन की, तो रोटेशन करने वाले ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम नहीं होता बल्कि एंगुलर मोमेंटम होता है। तो इसी तरह से अब जो हमारे पास लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये बात याद रखें कि लीनियर मोमेंटम के लॉ में हम ये कहते थे कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई ना करें तो उसका टोटल लीनियर मोमेंटम ज़ीरो होता है। और एंगुलर मोमेंटम का ताल्लुक रोटेशन से है, तो रोटेशन पैदा करने के लिए हम टॉर्क अप्लाई करते हैं। तो इस लॉ को हम इस तरह से स्टेट करेंगे कि इन द एब्सेंस ऑफ external torque, in the absence of external torque, the total angular momentum of bodies always remains same। तो अगर किसी भी बॉडी पर या बहुत सारी बॉडीज़ अगर रोटेट कर रही हों और उन पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना हो तो इसका मतलब ये होगा कि उन बॉडीज़ का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा सेम रहेगा। अब अगर आप याद करें चैप्टर नंबर 3 में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, वहाँ पर टॉर्क की जगह फैक्टर था फोर्स का और एंगुलर मोमेंटम की जगह फैक्टर्स था लीनियर मोमेंटम का। अब यहाँ पर टॉर्क है, यानी अगर किसी भी बॉडी पर कोई टॉर्क ना हो तो उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा। अब इसी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए टॉर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं कि टॉर्क इक्वल होता है F क्रॉस R के। अब अगर F का फॉर्मूला हम लिखना चाहें तो न्यूटन सेकंड लॉ हम जानते हैं कि F इक्वल होता है ma के। तो इस इक्वेशन में F की जगह हम लिख देते हैं ma और इसके साथ क्रॉस R। मज़ीद जो a है वो एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन इक्वल होता है vf माइनस vi अपॉन t के। तो अब अगर एक्सेलरेशन की जगह आप लिखें तो यहाँ आ जाएगा vf माइनस vi अपॉन टी क्रॉस r। अब अगर हम m को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा m vf माइनस m vi डिवाइडेड बाय t क्रॉस r। अब m मल्टीप्लाई बाय vf तो ये फार्मूला होता है मोमेंटम का। तो p इज़ इक्वल टू m v, ये इक्वल है मोमेंटम के यानी लीनियर मोमेंटम के। तो इस इक्वेशन के लिहाज से m vf की जगह हम लिख सकते हैं p f यानी फाइनल मोमेंटम और माइनस m vi की जगह ये हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम pi अपॉन t और इसके साथ क्रॉस r इज इक्वल्स टू टॉ पी एफ माइनस पी आई। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ये होगा चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टी क्रॉस आर और ये इक्वल है टॉ के। तो डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय आर।
तो चूँकि आप जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P क्रॉस R, तो यहाँ पर डेल्टा P है यानी चेंज इन मोमेंटम। तो इस इक्वेशन को देखते हुए हम लिख सकते हैं कि टॉ इज इक्वल्स टू डेल्टा P क्रॉस R, ये इक्वल हो जाएगा डेल्टा L के डिवाइडेड बाय T। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के जब कोई टॉर्क किसी बॉडी पर एक्ट ना कर रहा हो तो उसका टोटल मोमेंटम सेम रहेगा। तो इस इक्वेशन में अगर हम ये कहें कि इफ़ देयर इज़ नो एक्सटर्नल टॉर्क, अगर बॉडी पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना हो यानी टॉ ज़ीरो हो, तो फिर टॉ की जगह ज़ीरो डेल्टा L अपॉन T, T यहाँ ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा। तो आपने देखा कि डेल्टा L इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी बॉडी का जो चेंज इन मोमेंटम है वो ज़ीरो रहेगा, या यूँ हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम बॉडी का चेंज नहीं होगा। तो ये प्रूफ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कि अगर किसी भी बॉडी पर कोई टॉर्क ना हो तो उसका टोटल मोमेंटम हमेशा या तो सेम रहता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होता। चैप्टर नंबर 5 में अब तक जो टॉपिक हमने कवर किए हैं उसमें सबसे पहले है इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम के बारे में आपने ये कहा कि अगर कोई बॉडी या तो रेस्ट में हो या फिर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही हो तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाती है। फिर आपने ये देखा कि जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है वो किस सूरत में होगी कि जब बॉडी मुसलसल रेस्ट में हो, तो उस इक्विलिब्रियम की स्टेट को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और अगर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही हो तो उसकी इक्विलिब्रियम की स्टेट को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। फिर इसके बाद आपने ये देखा कि जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, यानी इक्विलिब्रियम में बॉडी के होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं वो ओबे होना ज़रूरी हैं। तो पहली कंडीशन ये थी कि तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो होना चाहिए। फिर इसी तरह से सेकंड कंडीशन आपने लिखा कि तमाम टॉर्क्स का सम ज़ीरो होना चाहिए। तो ये इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हैं। फिर अगले टॉपिक में हमने बताया कि टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क के बारे में हमने ये कहा कि द टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ अ फोर्स इज़ कॉल्ड टॉर्क। किसी भी बॉडी को फोर्स अप्लाई करने से उसमें कितनी टर्निंग इफ़ेक्ट पैदा होता है, कितना टर्निंग इफ़ेक्ट पैदा होता है, उसे हम टॉर्क कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है टॉ इज़ इक्वल्स टू F क्रॉस R। और यहाँ ये बात याद रखें कि R यहाँ पर रेडियस नहीं है बल्कि ये कहलाता है मोमेंट आर्म। और इसकी डेफिनेशन हम यूँ भी कर सकते हैं कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज़ कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क का ऐसा यूनिट हमने निकाला कि न्यूटन मीटर, और टॉर्क की डायरेक्शन हम मालूम करते हैं राइट हैंड रूल से। फिर आखिरी जो टॉपिक था हमारा वो था एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन आपने ये कही कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले में जो R हमने लिखा है ये उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है, और इसकी डेफिनेशन भी आप यूँ कर सकते हैं कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड रेडियस ऑफ द सर्किल। इसका ऐसा यूनिट है जूल और सेकंड। और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी हम मालूम कर सकते हैं राइट हैंड रूल से। और आखिर में हमने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के मुताबिक कि जब तमाम टॉर्क्स का सम ज़ीरो हो तो बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम है वो चेंज नहीं होता। तो ये वो टॉपिक हैं जो हमने इस चैप्टर में कवर किए हैं।
चैप्टर नंबर 5 हमने इसलिए स्टार्ट किया है कि चूँकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस को हमने नए टॉपिक से स्टार्ट किया है। बाकी जो टॉपिक्स आपके रह गए हैं पिछले चैप्टर के, वो फिर हम इंशाल्लाह आगे जब लाइव क्लासेस होंगी उसमें हम ये करेंगे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 यहाँ कंप्लीट हो गया।